स्टडी ऑफ फार्मेसी में आपका स्वागत है। मैं सत्यप्रकाश सिंह। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा किए थे, और आज बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर तथा बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज कब हुआ था, किसने किया था। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज सन 1900 ईस्वी में हुआ था, जो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज डिस्कवर 1900 ईस्वी में हुआ था तथा जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के आधार पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज किए थे। उन्होंने सबसे पहले बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के खोज के समय सबसे पहले उन्होंने बताया कि एटम किसे कहते हैं। तो एटम एक ग्रीक वर्ड है जो एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब सपोज एटम के न्यूक्लियस हैं, ये क्या हैं? न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज में होता है, आपको बताएंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉन इसके एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एटम एक सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 3 भाग में उन्होंने बांटा। उन्होंने बोला कि इनमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स, या आप जो कहिए 3 प्रकार के भाग में बांट दिए, और बोले कि इन्हीं के आधार पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। ऐसे में अनेक वैज्ञानिकों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोज किए, लेकिन हमको बी फार्म में सिर्फ जे थॉमसन मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के आधारित ही पढ़ना है, तो उससे आगे नहीं जाएंगे। तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। क्या क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट के उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा निगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है? तो प्रोटॉन के पास उन्होंने कहा कि जे थॉमसन ने कहा प्रोटॉन के पास हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तथा न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल चार्ज में होता है। तो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताया कि वे कैसे कैसे कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के सेंट्रल एटम के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम अगर हम समझ गए तो टोटली रूप से एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ गए। आइए अब इसके आगे देखते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। बी फॉर्म में हमको टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ना है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जितना हमको पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चल रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड तथा तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो अब बारी बारी से हम तीनों बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड सबसे पहले देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। आयोनिक बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो एक एटम से दूसरे एटम में जाकर अपना ऑक्टेट यानी कि स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। स्टेबिलिटी प्राप्त हर व्यक्ति, हर इंसान स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार हर एक एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैसा एटम, वैसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में जाकर, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके जो ऑक्टेट पूरा होता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड के कुछ उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड का नाम है NaCl। आयोनिक बॉन्ड में कंपाउंड NaCl, ये क्या है? कंपाउंड है। जो कंपाउंड NaCl के बारे में पढ़ेंगे तो सोडियम तथा क्लोरीन। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में मतलब इसका K एलिमेंट निकालेंगे तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 281 तथा क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 287। तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7। तो क्लोरीन को एक एटम चाहिए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए तथा सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कोई भी एलिमेंट ये सोचता है कि कम वाला हो वो दे दे, मतलब कम वाला आसानी से जा सकता है, ज़्यादा वाला को लेना ज़्यादा वाला आसानी से नहीं आ सकता। तो कम वाला आसानी से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ सोडियम के पास 1 है और क्लोरीन के पास 7 है। तो सोडियम एक एटम अपना इसको ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब एक एटम उसको क्या करेगा? शेयर कर देगा। हमने क्या पढ़ा था कि एक एटम किसी दूसरे एटम में जाकर अपना ऑक्टेट यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो एक एटम सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, सोडियम ने क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन को एक एटम मिला, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। लेकिन एक एटम यहाँ से पहुँचने के बाद ये हो गया 8, यानी इसका ऑक्टेट संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। इसलिए इसके पास स्टेबिलिटी इसको प्राप्त हो गई, मतलब ये संपूर्ण रूप से स्टेबल हो चुका है। वहीं सोडियम के पास एक एटम था, मतलब ये इसको दिया तो इसके पास एक एटम था, इसको एक एटम ये यहाँ दे दिया तो इसके पास बचा 8, 2 और 8 यानी 10। इसके पास कितना हो गया? 2, 8 और 8 मिलाकर 18। तो इसके पास 18, इसका भी मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टेबिलिटी प्राप्त हो गया। और यहाँ सोडियम को भी, सोडियम के पास 10 यानी 2 और 8 है, यानी इसका भी स्टेबिलिटी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हम समझे कि आयोनिक बॉन्ड में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आइए अब इसके आगे देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड हो गया, इसके आगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एटम समान रूप से शेयरिंग करते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर बिजनेस करना होता है तो अगर किसी भी 2 व्यक्ति को बिजनेस करना होता है तो वे दोनों व्यक्ति आपस में आधे मतलब इक्वल पैसा मिलाकर अपना बिजनेस करते हैं। ठीक उसी प्रकार
कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इक्वल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, उसे को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना। जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, सबसे आसान एग्जाम्पल देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास एक एटम और एक हाइड्रोजन के पास एक एटम यानी H2। तो जब दोनों हाइड्रोजन को जब हम देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन आपस में स्टेबल होना चाहेगा, मतलब अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहेगा। तो ए इससे बोलेगा कि भाई तुम हमको एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, जिससे हम अपना डुएट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, जिसके कारण हम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे। और ई एलिमेंट इससे बोलेगा कि भाई तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, जिसके कारण हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो अब दोनों ने आपस में मिलकर समझौता किया। समझौता करने के बाद नतीजा ये आया कि दोनों ने आपस में शेयरिंग करने के लिए तैयार हो गए, और बाद दोनों ने आपस में शेयरिंग किया, जिसके कारण दोनों ने अपना डुएट मतलब लास्ट ऑर्बिट में 2 पूरा किया। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, तो ये भी पूर्ण रूप से स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन ने आपस में समझौता कर दोनों आपस में एक दूसरे को आपस में शेयरिंग किया, एक दूसरे से समझौता करके एक दूसरे ने आपस में शेयरिंग किया, जिसके कारण इनका स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ। तो कोवैलेंट बॉन्ड यही कहता है कि किसी भी एलिमेंट से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एटम को समान मतलब इक्वल शेयरिंग कराया जाता है, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आइए अब देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी एक प्रकार का एहसान मंद बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब एक दूसरे पे एहसान करना। सपोज कभी हम बाज़ार गए और अपने मनपसंद की मिठाई खरीद के लाएँ, मिठाई खरीदने गए तो वहाँ पे लगा मतलब वहाँ पे अंदर से इच्छा हुआ कि हम इतना खा जाएंगे, जितना खाने का इच्छा हुआ उतना हम मिठाई दुकान से खरीद के लाएँ, लेकिन संजोग के बस हम खा नहीं पाए, जिससे या तो हम फेंक सकते हैं नहीं तो किसी और को दे सकते हैं। तो फेंकने से अच्छा किसी और को दे देना होता है। तो जब हम किसी और व्यक्ति को देंगे तो उसको मतलब जब फेवरेट है तो हिचकिचाहट तो होगी, तो मन से नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मतलब कोई भी वस्तु मन से नहीं देंगे, यानी उस व्यक्ति को दे रहे हैं जैसा किसी व्यक्ति के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहता है कि हम किसी व्यक्ति को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहता है कि हम किसी भी एलिमेंट को सपोर्ट कर देंगे। जैसे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सपोर्टिंग बॉन्ड भी कहा जाता है। जैसे NH4 एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसको हम सपोर्टिंग बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं सपोर्टिंग बॉन्ड का NH4 हम एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले N के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन N के पास। अब यहाँ 4 N 5 लास्ट ऑर्बिट 5 हाइड्रोजन 4। तो जब हाइड्रोजन 4 है तो N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन खुद 4 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे सपोर्ट कर लेगा। लेकिन
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब यहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता संपूर्ण रूप से खत्म, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूर्ण करके फुलफिल स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। तो अब ए बच गया एक हाइड्रोजन। अब ए हाइड्रोजन को ए नाइट्रोजन एक बात बोलेगा कि देखो तुमको तुम्हारे साथ न शेयरिंग कर सकते हैं न तुमको सदा के लिए दे सकते हैं, तुमको एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे साथ तुमको हम सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ए नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को सपोर्ट किया। नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन को सपोर्ट किया तो हाइड्रोजन सपोर्ट मिलते ए भी अपना स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। ए भी हाइड्रोजन अपना स्टेबिलिटी पहले से ही, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन पहले से स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन ए हाइड्रोजन सपोर्ट होने के बाद स्टेबिलिटी प्राप्त किया, जिसके कारण ये चारों मतलब 4 हाइड्रोजन स्टेबल हो गए तथा एक नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन स्टेबल कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे इसको मतलब अब तो घेर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा घेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं और गिन के आप पता कर सकते हैं कि सोडियम नाइट्रोजन स्टेबल है या नहीं, और हाइड्रोजन भी स्टेबल और नाइट्रोजन भी स्टेबल। इससे पता चलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सपोर्टिंग बॉन्ड होता है जो किसी भी बॉन्ड को, किसी भी एलिमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।